हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों हम फिर लेकर आ चुके हैं खान ग्लोबल स्टडी यानी खान सर का बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज। ये जो है आपके दरोगा मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जाम में आने का चांस बढ़ता है। ठीक है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन डाला गया है और ये वीकली टेस्ट चलता है खान सर का, जो पेड टेस्ट है, बिल्कुल पेड है। तो आप लोग टेस्ट नहीं खरीद सकते हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो आज का है वीकली टेस्ट 3 का रिवीजन और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 2 टेस्ट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा है आपको। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण पर विचार करें। ठीक है, अभिकथन दिया है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ये कथन जो दोस्तों गलत है। ठीक है, और कारण आर दिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के कारण असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। तो ये सही बात है और अभिकथन गलत दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन। अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हाँ सही जान लेते हैं अभिकथन का सही क्या होगा, बताइए। और ये गलत इसलिए है पहला कथन जो दोस्तों, क्योंकि इसमें बोल रहा है क्या कि राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलाया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को उन्मुक्तियां प्राप्त है, लेकिन यह असीमित नहीं है। ठीक है, इसलिए पहला कुछ गलत था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन जो है किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो उस अधिनियम का नाम है आपको भारत सरकार अधिनियम 1935। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत क्या था, तो इसके अंतर्गत जो है प्रांतों में द्वैध शासन जो आता है ये 1919 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को बंधन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है। तो भारत के संविधान को बंधन रहित जाल किसने बोला है, बताइए। तो वो बोला है ग्रेनविल ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्न में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। तो बताइए कौन सा विशेषता है। तो हो जाएगा आपका न्यायालय की स्वतंत्र सुरक्षित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा न्यायालय की स्वतंत्रता सुरक्षित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। ये किस वाद में किया गया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किया था गोलकनाथ वाद में। ठीक है, कब हुआ, 1967 में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 6 नंबर क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन दिया है, रक्षा सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद पर बने रहते हैं। ये सही बात है। ठीक है, अनुच्छेद 310 के तहत, अनुच्छेद भी याद रखिएगा साथ में। फिर दूसरा बोल रहा है कथन, अखिल भारतीय सेवा का गठन केवल राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हो सकता है। तो ये भी सत्य बात है दोस्तों, और इसका अनुच्छेद 312 है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दोनों कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो कौन सा कथन करता है, तो इसका आंसर होगा, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों आप लोग को बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, और किसी और टेस्ट का भी चाहते हैं वीडियो बनाए तो उसको कमेंट कर सकते हैं आप लोग। फिर 8वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण पर विचार करें। अभिकथन बोल रहा है कि सतत विकास भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों से समझौता नहीं करती है। ये सही बात है। और
दूसरा बोल रहा है कि कारण दिया है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो कारण तो है दोस्तों, ये सही तो है, लेकिन ये सही क्या व्याख्या नहीं करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, देख लेते हैं आगे बढ़कर। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अभी कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर सबसे अधिक संयुक्त भारित वाला मद क्या है? बताइए इसका आंसर। तो सबसे भारी वाला हो जाएगा खाद्य और पेय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो पहला कथन दिया है, स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2022 के पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल पर शुरू की गई। ये जो है दोस्तों गलत है। ठीक है, ये कथन गलत है। ये 2020 को शुरू हुआ था, याद रखिएगा 2020 को। और ये भी याद रखिएगा पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और दूसरा कथन बोल रहा है, इस योजना का उद्देश्य गांवों में आवासीय भूमि की माप करके गैर विवादित रिकॉर्ड के लिए संपत्ति के अधिकार प्रदान करना है। ये कथन जो है दोस्तों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल दूसरा कथन जो है वो सत्य है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, खाद्य फोर्टिफिकेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रथा है? बताइए, खाद्य फोर्टिफिकेशन किस प्रथा से संबंधित है? तो हो जाएगा आपके भोजन में एक या अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करना, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन और कारण वाला आ गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। अभिकथन दिया है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इस सेवा क्षेत्र में कौन कौन आता है दोस्तों? उसमें आप बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सब जो है सेवा में आता है। दूसरा कारण दे रहा है, यह क्षेत्र वस्तुओं का प्रत्यक्ष उत्पादन करता है, नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं करता है, तो ये दूसरा कथन गलत, कारण गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, अभिकथन सही है परंतु कारण जो है गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है कि संतुलन मूल्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संतुलन मूल्य जो है वो किससे संबंधित है? तो है आपके आपूर्ति मांग के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, इसी से संबंधित है कि आपूर्ति जो है मांग के बराबर है, वही संतुलन मूल्य होता है। नेक्स्ट 14 नंबर, रबी और खरीफ फसलों के उदाहरणों के संदर्भ में गलत युग्म चुनना है आपको। ठीक है, ये मिलाया हुआ है, इसमें बताना है कौन जो है गलत है। तो पहला तो क्या दिया है कि खरीफ में आ जाता है धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, ये सही दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर खरीफ में अलसी और सरसों, बताइए सही है? खरीफ में अलसी सरसों होता है? नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, और तीसरा खरीफ में मूंग और उड़द, तो ये होता है मूंग उड़द। और चौथा है रबी में गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सभी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो गलत गलत मिलाया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय वो कहाँ है? मुंबई में है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई में है। इसका पूछेगा कार्य क्या है दोस्तों, तो परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने वाला आ गया है। चलिए मिलाते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। पहले तरफ है एलईडी, तो एलईडी किससे मिल जाएगा? इसके खोज कौन किए थे? तो क्या था, निक होलोन्याक, तो आंसर तीसरा से मिल जाएगा इसका। फिर है जेट इंजन की खोज, इसका फ्रैंक व्हिटले ने किया है, तो पहला से मिला देंगे। और लेजर की खोज कौन किया है दोस्तों? टीएच मैमन ने किया है। और सुपर कंडक्टर के कौन हो जाएगा? एच कैमरलिंग हो जाएगा। सबको याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका ईयर भी जान लेते हैं सबका। एलईडी की खोज जो है ये 1962 में हुआ। फिर है जेट इंजन, इसका खोज बताइए आप लोग, इस पर आपको छोड़ते हैं कि जेट इंजन की खोज कब किया था? फ्रैंक व्हिटले ने। तीसरा है लेजर का खोज, तो लेजर का खोज बता देते हैं 1960 में है। ठीक है, और सुपर कंडक्टर का 1911 है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें भारत की मिसाइल महिला के रूप में जानते हैं? बताइए, मिसाइल महिला भारत में किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं टेसी थॉमस को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, डॉक्टर टेसी थॉमस को बोलते हैं भारत की मिसाइल महिला, यानी कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। और मिसाइल मैन बोल देगा दोस्तों, तो एपीजे अब्दुल कलाम को बोलते हैं। और एक और रॉकेट मैन किसको बोलते हैं? के सिवान को बोलते हैं रॉकेट मैन।
और रॉकेट वुमेन बोलते हैं रितु करिगल को, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। 18 प्रश्न है, 18 नंबर। पुस्तक है महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है बताइए? तो है आपका दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, दीनानाथ गोपाल क्या है, तेंदुलकर। इस सबको याद रखिएगा दोस्तों। और लुई फिशर का एक पुस्तक भी याद रखिएगा, सॉरी, लुई फिशर जो है क्या लिखे थे दोस्तों? महात्मा गांधी से संबंधित पुस्तक, इनका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में असत्य युग्म की पहचान करें। तो पहला मिला हुआ नीला चक्र यूरोप को, सही है। काला चक्र अफ्रीका, सही है। पीला चक्र उत्तरी अमेरिका, नहीं दोस्तों, पीला जो है उत्तरी अमेरिका नहीं, एशिया होगा। ठीक है, ये गलत मिलाया हुआ था। हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया सही है। तो बताइए उत्तरी अमेरिका का कौन सा चक्र है? तो अमेरिका उत्तरी और दक्षिण दोनों के लिए लाल आता है, ठीक है, रेड होता है। इसको भी याद रखिए। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 प्रश्न। राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो पहला कथन दिया है, इसका पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल था, सही बात है। दूसरा है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में हैमिल्टन शहर में आयोजित किया गया था, सही है। हैमिल्टन जो है कनाडा में है, ठीक है। और तीसरा है, डेविड डिक्सन पुरस्कार का संबंध राष्ट्रमंडल खेल से है, यह भी सही बात है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, डी हो जाएगा शायद, सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न। इसमें क्या है कि सत्य कथन की पहचान करना है, कूट के हिसाब से आंसर देना है। तो पहला कथन दिया है क्या, ब्लू लाइन शब्दावली आइस हॉकी से संबंधित है, सही बात है। दूसरा है, हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक 10 गज की दूरी से मारा जाता है, ये गलत है दोस्तों। हॉकी में जो है पेनाल्टी स्ट्रोक वो 7 गज की दूरी से मारा जाता है, न कि 10। यहाँ क्या होगा? 7 गज, थालाफोरा रीजन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट है 22 नंबर। लाल सागर की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों से लगती है? तो लाल सागर की सीमा जो है इसमें से बताइए किस किस से लगेगा? तो सऊदी अरब से लगेगा, मिस्र से लगेगा, इथोपिया से नहीं लगेगा, सूडान से लगेगा, और आपके यमन से भी लगेगा। तो आंसर क्या होगा? 1, 2, 4 और 5 से लगेगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। टोटल जो है 7 देश से लगता है, सॉरी, लाल सागर की सीमा जो है 6 देशों से लगता है। इसमें 4 हो गया, 2 और कौन कौन है बताइए? तो आपका एक जिबूती है और एक इरिट्रिया है, ये दोनों का भी लगता है, ठीक है। 6 का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्या है? असत्य कथन चुनना है। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो पहला दिया है क्या कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला एल लम्सडेन, ये तो सही है। दूसरा, ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी, ये भी सही है। और तीसरा क्या है? अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कुंजरानी है, ये भी सही है दोस्तों। चौथा है, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश अन्ना चांडी, ये गलत है, ठीक है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बोलेगा तो बताइए कौन है? तो वो है आपका लीला सेठ है दोस्तों, ठीक है, लीला सेठ है, याद रखिएगा। ये 1991 में हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। और जो आपका अन्ना चांडी है दोस्तों, ये किसी भी न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली महिला है, पहली महिला न्यायाधीश है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर होगा बताइए? वो 24 नंबर है। क्या बोल रहा है कि स्विट्जरलैंड में स्थित जेनेवा निम्नलिखित में से किन संस्थानों का मुख्यालय है? तो जेनेवा में बहुत से संस्थान का मुख्यालय है, तो कौन किसका किसका है बताइए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 1, 2 और 3, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, वैश्विक भौतिक संपदा संगठन, इस सब का मुख्यालय जो है कहाँ है? जेनेवा में है, ठीक है। ये तीनों सही हो जाएगा। बाकी का चौथा गलत है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है बताइए? इसका मुख्यालय जो है नीदरलैंड द हेग में है, ठीक है, याद रखिएगा। और द हेग में एक और है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर आंसर हो गया। दलाई लामा को किस श्रेणी में 68वां ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो था आपको बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग में, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न। हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में किसे शामिल किया गया है?
तो ये शामिल किया गया किसको बताइए दोस्तों इसका आंसर, तो है आपका दुर्गा पूजा को। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, असत्य कथन पहचानना है दोस्तों। तो चलिए पहचानते हैं कौन कथन असत्य है। पहला कथन दिया है बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है, ये तो सही बात है। दूसरा दे रखा है बिहार में गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई भागलपुर जिले में है, नहीं दोस्तों ये गलत है। ठीक है, भागलपुर जो है दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर पटना है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा पटना लगभग 99 किलोमीटर जो है पटना का सटता है, ये भी याद रखिएगा, गंगा नदी से है। फिर है तीसरा मेची महानंदा की सहायक नदी है, ये याद रखिएगा, सही बात है। और चौथा बोला है कोसी नदी का मूल नाम कौशिकी है, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, तो जो सही है उसको याद रखिएगा और जो गलत है उसका आप लोग हम जो सही बताए हैं तो वो भी याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट 28 नंबर, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो हो जाएगा पटना। पटना जो है सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कितने पूछ देगा कितना जिला के साथ, तो 9 जिला। ठीक है, 9 जिला के साथ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर प्रश्न क्या है, 1 रुपए के सिक्के को कागज पर रखा जाता है, तो ये तो आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो सॉल्व कीजिए आप लोग, बताइए आंसर। तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपको 6 आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 39 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 प्रश्न है भारतीय जल संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसके बाद विचार करके क्या करना है, सही कथन चुनना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन दिया है कि भारत में धरातलीय जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है, सही बात है। दूसरा बोल रहा है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में भूजल का उपयोग उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में कम है, नहीं दोस्तों ये गलत है। ठीक है, वह उससे बराबर या अधिक है। तीसरा है नीरू मीरू, यह जल संचयन कार्यक्रम आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था, ये सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो गया, कथन 1 और 3 जो है वो सही है। तो आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है मगध महाजनपद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, बताइए कौन सा कथन गलत है। चलिए कथन देखते हैं। पहला दिया है इसकी प्रारंभिक राजधानी गृहब्रज थी, सही बात है। दूसरा है मगध महाजनपद में आधुनिक पटना, गया तथा शाहाबाद का हिस्सा आता था, ये भी सही है। तीसरा है मगध महाजनपद का अवंती महाजनपद से मधुर संबंध था, नहीं दोस्तों ये गलत है। ठीक है, शत्रुतापूर्ण संबंध था। नेक्स्ट है चौथा क्या कथन है, बिंबिसार ने मगध की प्रतिष्ठा में वृद्धि किया था, सही बात है। तो कौन सा कथन गलत है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है गाथा सप्तशी के रचनाकार हाल में निम्नलिखित में से किस वंश के शासक थे, सॉरी उल्टा प्रश्न पढ़ दिए। गाथा सप्तशी के लेखक कौन है दोस्तों, हाल है, याद रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल लिखे हैं गाथा सप्तशी, ये निम्नलिखित में से किस वंश के शासक थे, बताइए। हाल जो है ये किस वंश के शासक थे, ये थे आपके सातवाहन वंश के, आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सातवाहन के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 33 नंबर, गणेश्वर किस संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है, तो यह आपका ताम्रपाषाण कालीन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, और ये राजस्थान में संबंधित है गणेश्वर। अगला है सरकी वंश का संस्थापक ये कौन था, बताइए। ये तो आपको याद होगा, सरकी वंश का संस्थापक ये कौन था दोस्तों, वह मलिक सरवर था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मलिक सरवर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और सरकी राज्य का स्थापना 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने किया था। इसको ख्वाज जहाँ भी बोला जाता है, यह जो है फिरोज शाह तुगलक का वजीर था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयासों को सही क्रम में व्यवस्थित करें, बताइए व्यवस्थित कीजिए। तो पहला इसका आंसर जान लेते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले जो है दोआब में राजस्व वृद्धि हुआ था, ये 1325 से 26 के बीच है। ठीक है, 1325 से 26। फिर आपका कौन सा है, ऑप्शन 2 राजधानी परिवर्तन, तो राजधानी परिवर्तन जो है 1327 में किया था, याद रखिएगा। 1327 में राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किया था। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 1 नंबर यानी कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये कब किया, ये 1329 से 30 में किया है। और उसके बाद सबसे लास्ट में कराची अभियान हुआ जो 1333 से 34 के बीच किया गया था। तो सबको याद रखिएगा ईयर सहित, इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुमेलित करना है। सूची 1 में घटना दिया है, सूची 2 में तिथि है। तो ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी, बताइए। तो ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या जो है 28 जून 1914 को हुआ है। ये तीसरा से मिल गया। फिर है ब्रेस्ट लिटोवास्क संधि। तो ब्रेस्ट लिटोवास्क संधि ये 3 मार्च 1918 को हुआ है, ठीक है। तो ये चौथा से मिल गया। फिर है आपका प्रथम विश्व युद्ध का अंत। तो इसका प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ है 11 नवंबर 1918 को, दूसरा से मिला दिए। और वह है साइक्स पिकोट की संधि, ये आपके कब हुआ है 16 में 1916 को, ठीक है। सबको याद रखिएगा। इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 37 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में किसके नेतृत्व में सैनिकों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा चंद्र सिंह गढ़वाली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता कौन है। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न क्या है, 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कहाँ किया गया था। तो ये कलकत्ता में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलकाता में, ठीक है। 24 जनवरी 1857 को किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, इसमें से कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुआ है। तो सबसे पहले जो है क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ, ये हो जाएगा 1942 में, ठीक है, मार्च 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये अप्रैल 1942 में हुआ है। और भी जान लेते हैं सबको। और लॉर्ड बेल का आगमन ये 1943 में हुआ है, ठीक है। लॉर्ड बेल का आगमन जो है 1943 में हुआ है, अक्टूबर में। उसके बाद है कैबिनेट मिशन का आगमन, ये कब हुआ 1946 में, मार्च 1946 को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, लाल कुर्ती आंदोलन किस प्रांत में चला, बताइए। बहुत अच्छा है। लाल कुर्ती आंदोलन जो है ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में चला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और आंदोलन का नाम क्या है, इसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसके प्रणेता खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 42 नंबर प्रश्न, ये भी मिलान करना है। एक तरफ आपको विद्रोह दिया है आंदोलन, दूसरी तरफ बताना है काल या वर्ष बताना है। तो पहला क्या है, वहाबी आंदोलन, ये कब से कब चला है, ये 1820 से 1870 के बीच चला है, ये दूसरा से मिल जाएगा, ठीक है। और इसके प्रवर्तक पूछेगा तो वहाबी आंदोलन का होगा सैयद अहमद बरेलवी, याद रखिएगा। और इसका केंद्र जो है पटना बिहार था। फिर है संथाल विद्रोह, तो 1855-56 में हुआ है, इसे संथाल हुल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके नेता कौन थे, सिद्धू एवं कान्हू थे, दोनों याद रखिएगा। फिर है नील विद्रोह, ये कब से कब हुआ है, 1859 से 60 के बीच हुआ है, ठीक है। 1857 क्रांति के ठीक बाद बंगाल में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। और इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा है इसी पर। नेक्स्ट है आपका मुंडा विद्रोह, तो ये 1899 से 1900 के बीच हुआ है, ठीक है। इसे उलगलान विद्रोह भी कहा जाता है। और बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व किए थे, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है 43 नंबर, यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने किया था, तो ये सही है। दूसरा है, प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ और व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष था, ये भी सही है। तीसरा है, प्रारंभिक कांग्रेस उदारवादी विचारधारा की थी और संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखती थी, ये भी सही है। तो आपको चुनना है गलत कथन, तो इसमें से कोई कथन जो है वो गलत नहीं है, तो आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विकास 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में हुए, तो वो कौन सा हुआ है, तो बताइए। इसमें भी कूट से आंसर देना है। तो पहला है आपका पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत, तो ये सही हुआ, ठीक है, ये हुआ था। फिर दूसरा है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, सही बात है। तीसरा है पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया, यह भी सही है। और चौथा है प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत हुई, नहीं दोस्तों, प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत जो है ये 1935 के अधिनियम से हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया, 1, 2 और 3 जो है वही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर, कथन और कारण है। कथन दिया है, भूमध्य सागरीय कृषि विश्व की सबसे विशिष्ट और उन्नत कृषि प्रणालियों में से एक है, सही बात है। कारण दिया है, यह क्षेत्र मुख्य रूप से खट्टे फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ विटी कल्चर का विकास हुआ है, ये भी सही है और कारण भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, पदार्थ की अवस्थाओं के गुणों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। पढ़ते हैं। पहला कथन दिया है, ठोसों में संपीड़ितता नगण्य होती है, सही बात है। दूसरा है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, ये भी सही बात है। तीसरा है, गैसों में संपीड़ितता सर्वाधिक होती है और इसमें बहाव होता है, ये भी सही है। और चौथा है, स्पंज को आसानी से दबाया जा सकता है इसलिए यह ठोस नहीं बल्कि अर्ध ठोस या संरद्ध पदार्थ की श्रेणी में आता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न क्या है, अभिकथन दिया है, दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक आ जाती है। बताइए सही है, हाँ सही बात है, चमक आ जाता है। फिर कारण दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है, ये भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में और का मान क्या होगा ताकि समीकरण संतुलित हो जाए। तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स और वाई का, ठीक है। तो इस बनाइए दोस्तों, इसका आंसर आपको क्या आएगा बताइए, ऑप्शन नंबर 48 का आंसर बताइए क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। एक्स का मान 4 रखना है और वाई का मान 1 रखिएगा तो संतुलन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 49 नंबर, अभिकथन और कारण दिया है। तो अभिकथन बोल रहा है कि चिप्स निर्माता चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरते हैं, सही बात है। कारण इसका दिया है, नाइट्रोजन एक कम सक्रिय गैस है जो चिप्स का उपचयन रोककर उसे विकृत गंधी होने से बचाती है, ये भी सही है, तो आंसर होगा दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में असत्य कथन चुनिए। बताइए इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन दिया है, यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय होते हैं, सही बात है। दूसरा, इनका अपघटन जीवाणु अथवा मृत जीवों द्वारा आसानी से हो जाता है, नहीं होता है, गलत है। तीसरा, ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, सही है। और चौथा, यह पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचा सकते हैं, सही बात है। तो गलत कौन है, ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अभिकथन कारण है ये भी। इसमें क्या कह रहा है, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है, ये तो सही बात है। दूसरा कारण दिया है, पेंसिल के पानी में डूबे भाग से आने वाले प्रकाश पानी से बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि सघन से विरल में आने पर प्रकाश अभिलंब से दूर हटता है, तो व्याख्या भी सही दे रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है, प्रकाशिक घनत्व और द्रव्यमान घनत्व के संबंध में कौन सा कथन सही है, चुनिए कौन सा कथन सही है। तो इसका जो है ऑप्शन बी आंसर होगा, यही जो है सही है। प्रकाशिक घनत्व और द्रव्यमान घनत्व में कोई सीधा संबंध नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा विक्षेपण के संदर्भ में सही कूट चुनिए। तो कौन कौन सही है। तो पहला कथन दिया है, लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, सही है। दूसरा है, बैगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, सही बात है। तीसरा, सर आइजैक न्यूटन ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, ये भी सही है, तो आंसर हो गया तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओम के नियम अनुसार यदि ताप नियत रहे तो क्या होगा, ताप नियत रहेगा तो इसका आंसर होगा, विभवांतर और धारा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, जूल के तापन नियम के अनुसार किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है, सही कूट चुनना है। तो पहला दिया है कि प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, सही बात है। दूसरा है कि प्रतिरोध के विद्युत क्रमानुपाती होता है, नहीं दोस्तों गलत है। और तीसरा, उस समय के अनुक्रमानुपाती होता है जिसके लिए धारा प्रवाहित होता है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया, केवल 1 और 3 जो है सत्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जूल का तापन नियम में क्या है फॉर्मूला, एच बराबर आपका आता है I² RT, ठीक है, यानी सबके समानुपाती ही होता है, विद्युत क्रमानुपाती नहीं होता है। नेक्स्ट है, एक समान गति और असमान गति के बारे में सही कथन चुने। बताइए कौन कथन सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा जो सही है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान कही जाती है, सही है।
नेक्स्ट 57वां प्रश्न, मिलान करना है। क्या क्या मिलाना है? एक तरफ दिया है आपको रोग कारक और उसके प्रभाव या रोग से मिलाना है। चलिए इसको मिलाते हैं। पहला दिया है क्या कि बाह्य परजीवी, बताइए इससे क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका त्वचा रोग होता है, दूसरा से मिल जाएगा। फिर है अंतः परजीवी, तो अंतः परजीवी से होता है आपको आमाशय और आंत को प्रभावित करते हैं अंतः परजीवी, ठीक है, पहला से मिल गया। अब है पर्णकृमि, ये जो है यकृत से संबंधित होता है, यकृत को प्रभावित करता है और विषाणु और जीवाणु जो है संक्रामक रोग उत्पन्न करता है। आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर प्रश्न है, पेशीय ऊतकों के प्रकार और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में सत्य कथन चुनें। तो पहला दिया है कि रेखित पेशी ऐच्छिक बहुकेंद्रीय और बेलनाकार है, सही बात है। दूसरा है अरेखित चिकनी पेशी अनैच्छिक एक केंद्रीय और तर्कुरूपी जैसे आहार नली में, यह भी सही है। तीसरा है हृदय पेशी अनैच्छिक बेलनाकार शाखान्वित और एक केंद्रीय, ये भी सही दिया हुआ है। तो तीनों कथन सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है? मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। पैरेन्काइमा का कार्य क्या है बताइए? या किससे मिलेगा पैरेन्काइमा? तो ये मिल जाएगा आपके भोजन का भंडारण और जलीय पौधों में तैरने के लिए एरेन्काइमा बनाना, यानी कि ये दूसरा से मिल गया। फिर है आपका कोलेनकाइमा, यह पौधे में लचीलापन लाता है ताकि वे बिना टूटे मुड़ सके, तो तीसरा से मिल गया। और बच गया स्क्लेनकाइमा, यह पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है। तीनों को याद रखिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है, आहार श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह के 10% नियम के अनुसार यदि उत्पादक स्तर पर 10,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो द्वितीयक उपभोक्ता के स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो इसका सॉल्व कीजिएगा 10% के फॉर्मूला पर लगाइएगा, तो इसका आंसर आएगा 100 जूल, ठीक है। इसका 10% दो बार करेंगे तो 100 जूल आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है 61 नंबर, अभिकथन दिया है दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, ये सही बात है। कारण दिया है दांतों का इनेमल जो है कैल्शियम फॉस्फोरेट से बना होता है जो मुंह में अम्ल की अधिकता के कारण संचारित होने लगता है, तो कारण भी सही है। तो व्याख्या सही है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये वाला दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक फूले हुए गुब्बारे में मुंह से को खोलकर छोड़ दिया जाए तो हवा बाहर निकलती है और गुब्बारा विपरीत दिशा में भागता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये जो है आपके किस सिद्धांत को दर्शाएगा? तो इसका आंसर तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें न्यूटन की गति का तृतीय नियम कार्य करेगा और आपका संवेग संरक्षण भी कार्य करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? 63 नंबर। 63 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तीनों में से बताना है कौन कौन सही है। पहला दिया है आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, सही है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित है, सही बात है, ठीक है, पहला कथन सही हो गया। दूसरा है डब्ल्यूबीसी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होता है और इनमें केंद्रक पाया जाता है, सही बात है दोस्तों। तीसरा क्या है? प्लाज्मा रक्त का जीवित तरल भाग है जिसमें 90% जल होता है, ये जो है दोस्तों गलत है, ठीक है। ये जीवित नहीं अजीवित होता है, ठीक है। तो तीसरा कथन गलत हो गया और पहला दूसरा सही है, तो सही छाटना है आपको। तो आंसर हो गया केवल एक और दो जो है सत्य होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 64 नंबर प्रश्न है, कथन ए दिया है प्रारंभ में सूती वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात तक सीमित था, बताइए सही है? हाँ सही है। चौथा है कारण दिया है आर्द्र जलवायु सूती धागे को टूटने से बचाती है और इन राज्यों में कच्चे कपास की प्रचुरता थी, तो ये भी सही है और व्याख्या भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 65 नंबर प्रश्न। 65 नंबर क्वेश्चन है कि लौह इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है? इस्पात संयंत्र और सहायता प्रदान करने वाला देश, इसमें से कितना जो है सही सुमिलित है यह बताना है। तो भिलाई रूस के सहायता से, सही बात है, ठीक है। और उसके बाद है राउरकेला जर्मनी की सहायता से, ये भी सही है दोस्तों। और दुर्गापुर यूनाइटेड किंगडम की सहायता से, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सभी तीन युग्म जो है सही है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 66 नंबर प्रश्न है, 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है। 1906 में ये भी याद रखिएगा बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना।
और इसका पहला सम्मेलन पटना कॉलेज के प्रांगण में हुआ। यह भारत का पहला छात्र संगठन था, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से असत्य युग्म की पहचान करना है। ठीक है, जिला और जिला का मुख्यालय दिया है, इसमें से बताना है कौन सा जो है गलत है। पहला दिया है नालंदा का राजगीर, यही तो गलत हो गया। नालंदा का जिला मुख्यालय राजगीर नहीं है, कहाँ है दोस्तों, बिहार शरीफ है। ठीक है, और रोहतास का सासाराम सही है, कैमूर के भभुआ सही है, वैशाली का हाजीपुर सही है। ठीक है, और भी जान लेते हैं। आपका सारण का कहाँ है, छपरा है। पश्चिमी चंपारण का बेतिया है, पूर्वी चंपारण का मोतिहारी है। ठीक है, ये सब अलग अलग है, इसलिए ये सबको याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया जो गलत था। अब 68 नंबर की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की पहाड़ियों के उत्तर से दक्षिण सही क्रम में विचार कीजिए। ठीक है, सही क्रम में सजाना है, सजाइए। तो इसका आंसर होगा, पहले नल्ला पहाड़ी होगा, उसके बाद नीलगिरी आएगा, फिर आएगा आपका अन्नामलाई पहाड़ी, और लास्ट में आ जाएगा कार्डमम यानी कि इलायची पहाड़ी, यानी कि लाइन से सजाया हुआ ही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 68 हो गया। 69 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 7 निश्चय योजना 3 का भाग नहीं है। तो 7 निश्चय योजना 3 का भाग जो है, इसमें से हर घर नल का जल जो है ये उसका भाग नहीं है, यही आंसर होगा। बाकी आपका समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार ये भी है, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन ये भी है, सबका सम्मान जीवन आसान ये भी है दोस्तों। ठीक है, और भी कौन क्या क्या है आपका, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार है, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार तो हो गया, कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि, और है दोगुना रोजगार दोगुनी आय, ये सबको भी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। उत्तर प्रदेश से लगने वाले बिहार के जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम में कौन सा है। तो सही क्रम में सजाइए कौन कौन है उत्तर से दक्षिण में। ठीक है, तो सबसे उत्तर में आपका पश्चिमी चंपारण है, जो बिहार से यूपी से सटता है। उसके बाद आता है कौन आता है, गोपालगंज। ठीक है, उससे नीचे आता है आपका सिवान, फिर आता है सारण। ठीक है, सारण छपरा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। और इसके बाद फिर भोजपुर सटता है, बक्सर सटता है, कैमूर सटता है, और रोहतास भी सटता है। टोटल 8 जिला जो है सटता है, ये भी याद रखिए। कितना जिला, 8। सबसे नीचे रोहतास और सबसे ऊपर पश्चिमी चंपारण। 71वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, दर्रा और किसे जोड़ता है यह बताना है। तो जो जिला दर्रा है किसको जोड़ता है, ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो ये सही मिलाया हुआ है। दूसरा शिव किला जो है हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है, सही है कि गलत बताइए। तो ये भी सही है। ठीक है, शिव किला जो है हिमाचल और तिब्बत को जोड़ता है, और सतलज नदी जो है यहीं से प्रवेश करता है शिव किला दर्रा से। ठीक है, फिर है तीसरा नाथुला सिक्किम और तिब्बत, ये भी सही बात है। और चौथा दिया है बोमडीला अरुणाचल प्रदेश और भूटान, नहीं दोस्तों ये गलत है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है बोमडीला दर्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 जो है सही है, चौथा गलत है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, केवल 3 युग्म सही है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति टिहरी हीराकुंड और मेट्टूर बांधों को दोहरा देखने के लिए यात्रा की योजना बनाता है तो उसे निम्नलिखित में से किस राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऑप्शन से बताइए इसका आंसर। तो इसमें से तेलंगाना जाने की क्या जरूरत है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तेलंगाना में। ठीक है, टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है। हीराकुंड उड़ीसा में है, महानदी का है। ठीक है, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड। फिर आपका मेट्टूर बांध जो तमिलनाडु कावेरी नदी पर है। ठीक है, तेलंगाना कहला जाएगा भाई। 73वां प्रश्न क्या कर रहा है, शीतकाल में भारत के किस क्षेत्र में प्रायः साइबेरियाई सारस दिखाई दे सकते हैं। तो यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, केवलादेव घाना अभयारण्य में, जो कहाँ है, राजस्थान के भरतपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 74वां प्रश्न यह है कि वृक्षों के प्रकार और उनके वनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेल से यह बताना है। तो पहला दिया है कि शीशम और साल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में होता है, सही बात है। महोगनी और रोजवुड उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में होता है, सही है। तीसरा दिया है कैक्टस और खजूर जो है कंटीले वन और झाड़ियों में होता है, सही बात है। तो आंसर हो गया सभी 3 जो है सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 75वां प्रश्न है, हिमालयी क्षेत्रों के संदर्भ में करेवा क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। करेवा क्या है, तो करेवा जो है ये हिमनद मृदा के मोटे निक्षेप और अन्य पदार्थों का मोरेन के साथ जमाव है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 76 नंबर, मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने कथन सही है बताना है। पहला कथन दिया है
कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूबुल हक द्वारा दिया गया था, सही दिया हुआ है। दूसरा है कि एचडीआई के मापन के 3 प्रमुख संकेतक है, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, सही बात है। ठीक है, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा दिया है, यदि किसी देश का स्कोर 0.8 से ऊपर है तो उसे उच्च मानव विकास की श्रेणी में रखा जाता है। जी बिल्कुल, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो गया? तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताना है। पहला है मलक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, सही बात है। फिर है आपका सुंडा जल संधि, यह जावा सागर को हिंद महासागर जोड़ता है, सही है। तीसरा है होर्मुज जल संधि, यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी जोड़ता है, ये भी सही है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है, बनाइए इसको आप लोग, मैथ बनाइए, इसका आंसर हम सिर्फ बता देंगे। इसका आंसर आपको 10 मिनट आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, ये भी मैथ है, इसको भी बनाइए, इसका आंसर 21 आएगा। 80 नंबर प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों? बनाइए, आप लोग वीडियो रोक कर बना सकते हैं। इसका आंसर आएगा आपको 26,250, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट इसको बनाइए, इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी आएगा 33.75। नेक्स्ट है 82 नंबर, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। पी सत्य है परंतु वो क्यू असत्य है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 83 नंबर, ये भी मैथ है, इसके बाद सब मैथ ही है लग रहा है, तो हम आंसर बताते जाएंगे, आप लोग वीडियो रोक कर बना सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको 300 आएगा। नेक्स्ट 84 नंबर, इसका आंसर आपको 600 आएगा। फिर है 85 नंबर, इसका आंसर कितना आएगा? तो इसका आंसर आएगा मंगलवार 8 बजे सुबह। नेक्स्ट है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला 87 नंबर देखते हैं, तो 87 का आंसर क्या आएगा दोस्तों? सी आ जाएगा। ठीक है, 39। 88 का आंसर बनाइए, क्या आएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा 6√3। नेक्स्ट 89 नंबर देखते हैं, तो 89 नंबर का आंसर आएगा क्या? देख लीजिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है, आप इसका बनाइएगा तो आपका आंसर आएगा 8.4। ठीक है, 90 नंबर देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, इसमें से कथन से आंसर देना है, कौन सा कथन पर्याप्त है ये बताना है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी 3 जो है पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग है, बनाइए इसका आंसर। इसका आंसर आपको क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। अब 92 नंबर देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा? मोनार्क डैश से एनोकोंडा कोबरा संबंधित है, तो मोनार्क जो है हो जाएगा, ये क्या है? क्वीन से हो जाएगा, बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बनाइए इसको। इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, इसका आंसर डी लगा देते हैं। फिर क्वेश्चन क्या है? ये वाला है, इसको भी सॉल्व कीजिए। तो इसका आंसर आपको क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 80। नेक्स्ट है, इसका आंसर बताइए क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 96 का बनाइए, क्या आएगा? सब रीजनिंग है, इसका आंसर आपको ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न है, इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए, असंगत चुनना है। तो इसमें से जो है कौन असंगत है, बनाइए। ऑप्शन नंबर ए जो है असंगत है, यही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, बनाइए, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आपको 67 आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देखते हैं, बनाइए। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, 63x सॉल्व कीजिएगा आप लोग। 100 नंबर प्रश्न बनाइए दोस्तों, अंतिम प्रश्न है इस सेट का। इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी आएगा पूरा। ठीक है, तो थैंक्स दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।